चलो, नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। तो इस अगर चैप्टर की बात करें, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है ना। कंपनीज एक्ट के क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो यही है। सेक्शंस कौन से कवर होते हैं? सेक्शन 196 से लेके सेक्शन 205 तक जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है। अब इसमें क्या है मैम, जब हम बोलते हैं, जैसे ही हम बोलते हैं मैनेजरियल पर्सनल, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, इन तीन लोगों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये है मैनेजरियल पर्सनल विच इज डिफरेंट फ्रॉम केएमपी। केएमपी की डेफिनेशन में ये लोग तो इंक्लूड होते ही होते हैं, साथ में सीएस, सीएफओ, इस टाइप के लोग भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे केएमपी के अपॉइंटमेंट या केएमपी के रेम्यूनरेशन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। हम पढ़ेंगे सेक्शन 196 रेड विद पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5, जिसमें हम समझते हैं कि एमपी, दैट इज मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डब्ल्यूटीडी का अपॉइंटमेंट कैसे होना है और उनके अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई और कुछ बातें, ठीक है। सेक्शन 197 रेड विद पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5, इसमें हम पढ़ते हैं कि हम कितनी रेम्यूनरेशन देते हैं टू नॉट जस्ट एमपी प्लस other non-executive directors, or you can say the remuneration that is being paid to all the directors plus the manager, ठीक है। ऑल द डायरेक्टर्स प्लस द मैनेजर। यस, कंपनी में दो तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जब हम बात कर रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर की या होल टाइम डायरेक्टर की, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अलोंग विद मैनेजर इज द मैनेजरियल पर्सनल, जिनका अपॉइंटमेंट हम सेक्शन 196 के हिसाब से देखते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में बाकी लोग आते हैं, लाइक पार्ट टाइम डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्योंकि हमने चैप्टर डायरेक्टर्स में पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट का प्रोसेस पढ़ा है, वो किसके लिए पढ़ा है? इट कैन बी फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, राइट। बिकॉज अगर आप होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर अपॉइंट कर रहे हो, तो आपको सेक्शन 196 की चीजों को कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बट एमडी और डब्ल्यूटीडी प्राइमा फेसी डायरेक्टर ही होते हैं, तो इनके अंदर डायरेक्टर वाली सारी रिक्वायरमेंट्स पूरे होने पड़ेंगे, तभी ये यहां तक आएंगे और इस तरीके से अपॉइंट होंगे। ओके, फाइन मैम। नाउ बिफोर वी गो टू सेक्शन 196, तीन टर्म्स पढ़े, एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर। इसमें एमडी सबसे इंपॉर्टेंट, उससे कम इंपॉर्टेंट है मैनेजर और उससे कम इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूटीडी। एमडी कौन होता है? एमडी एक डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर तो बनना ही पड़ेगा। मतलब आपके पास इंडिविजुअल होने चाहिए, डिन होना चाहिए, कंसेंट देनी होगी, डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए सेक्शन 164 में। अगर डिस्क्वालीफाई हो गए या कुछ और ग्राउंड अट्रैक्ट हुआ वेकेशन का, तो वेकेट करना पड़ेगा, राइट। डिक्लेरेशन ऑफ वो देना पड़ेगा आपको, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा सेक्शन 184 में, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा दैट यू आर नॉट डिस्क्वालीफाइड, आपकी डायरेक्टरशिप्स लिमिट के अंदर होनी चाहिए। तो बहुत सारी कंडीशंस को पूरा करने के बाद आप बनते हो एक डायरेक्टर। एमडी कौन होता है? जो एक डायरेक्टर है हु हैज बीन एंट्रस्टेड विद सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दी हो ये पावर या फिर मेंबर्स ने दी हो। जैसे यू कैन गेट दिस पावर थ्रू आर्टिकल्स और विद एन एग्रीमेंट और थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन और थ्रू OR इन जनरल मीटिंग, ठीक है। तो मान लो अगर हम 7 डायरेक्टर हैं, हमने एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया और हमने बोला रिजॉल्व दैट the power to sign the checks has been now entrusted to Mr. X, one of the directors, तो क्या ये MD बन गए? क्योंकि इनको कंपनी की सब्सटैंशियल पावर्स मिल गई? नहीं, इनको कंपनी की रूटीन काम करने वाली कोई एक पावर मिली है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट का आप कर रहे हो, जो हर दिन होता है, हर दिन चेक साइन होते हैं, ये सब है। आपको कोई डिसीजन मेकिंग की आपको कोई सब्सटैंशियल वैसे पावर नहीं मिली है, ठीक है। तो अगर आप कॉमन सील फिक्स करते हो, शेयर सर्टिफिकेट साइन करते हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करते हो, चेक वेक साइन करते हो, तो इट डजंट मीन दैट यू हैव गॉट सब्सटैंशियल पावर्स, ठीक है। तो ये याद रखना है। दूसरी बात आती है मैनेजर की। अब कई बार मैनेजर डज नॉट मीन फैक्ट्री मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, ये वाला ये वो नहीं। मैनेजर का मतलब है हु हैज मैनेजमेंट ऑफ होल or substantially whole of affairs of the company. It could be a director, it could not be a director, मतलब it is an individual. अब कई बार लगता है यार एमडी अपॉइंट करेंगे तो उसको डायरेक्टर वाली सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ेगी, मैनेजर की तरह अपॉइंट कर दो ना। मैनेजर तो कोई इंडिविजुअल होगा, उसको फिर वो सारा क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो कई बार कंपनीज ऐसा भी सोचती हैं, विच इज़ वेरी रेयर, ठीक है। तो कंपनी में ज़्यादातर हमारे क्या होते हैं, एमडीज इज़ अ मोर पॉपुलर ट्रेंड, क्योंकि ठीक है डायरेक्टर है जो उसी को हम एमडी बना देते हैं,
ठीक है। होल टाइम डायरेक्टर कौन है? जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है। अब आता है सेक्शन 196। सेक्शन 196 में सबसे पहली बात जो ये लिखी है वो लिखी है या तो कंपनी में एमडी होगा या फिर कंपनी में मैनेजर होगा। भाई दोनों की जगह तो एक साथ है ही नहीं। मैनेजर और WTDs हो सकते हैं, एमडी और WTDs हो सकते हैं, ठीक है, पर एमडी और मैनेजर साथ में नहीं होंगे, दो मैनेजर साथ में नहीं होंगे। ठीक है, सो ये एक बेसिक चीज है जो दी हुई है। ठीक है, अब जब हम किसी को भी अपॉइंट करते हैं, मतलब सेक्शन 196 के हिसाब से अगर हम देखें दैट वी वांट टू अपॉइंट एमडी, WTD और मैनेजर, हम इनको अपॉइंट कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम 5 years at one time. Can they be reappointed? Yes. Can they be reappointed before their term expires? Yes. पर एक बार में 5 साल से ज्यादा नहीं। ठीक है मैम, 3 साल के लिए कर सकते हैं क्या? कर सकते हो। 2 साल के लिए कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 years, तो मैक्सिमम एक बार के लिए, एक बार आप 5 साल के लिए ही अपॉइंट कर सकते हो। अब 5 साल के लिए हमने अपॉइंट किया, हमें लगा कि यार मैम 5 साल बाद ये छोड़ेंगे, हम किसी और को लेके आएंगे या इनको रीअपॉइंट करेंगे, तो उतने दिन काम वाम थोड़ा हैम्पर हो जाएगा, चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो एक ज़बरदस्त प्रोविजन आया रीअपॉइंटमेंट का। दैट मीन्स यू कैन रीअपॉइंट द सेम पर्सन बिफोर हिज टर्म हैज़ एक्सपायर्ड। तो एक काम करते हैं मैम, हमने इसको अपॉइंट किया 5 साल के लिए, अगले दिन इसको रीअपॉइंट कर देते हैं अगले 5 साल के लिए, उसके अगले दिन रीअपॉइंट कर देते हैं अगले 5 साल के लिए, तो ऐसे 15, 20, 30 साल की छुट्टी हो गई। यही चीज़ तो प्रिवेंट करनी है ना। इनडेफिनेट एसोसिएशन को प्रिवेंट करने के लिए ही तो ये किया जा रहा है कि आप हर समय देख देख के आगे बढ़ाओ। अगर आपको लगता है कि उनका परफॉर्मेंस ठीक है, अपॉइंट हिम फॉर द नेक्स्ट 5 years, यू कैन, बट देन यू हैव टू सी इट। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जैसे हम होल टाइम डायरेक्टर या इन सब की बात कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा रोटेशन एप्लीकेबल है, क्या चीज़ एप्लीकेबल है, तो उस हिसाब से वो भी प्रोविजंस लगेंगे। ठीक है, नाउ इफ समबडी इज अपॉइंटेड फॉर 5 years, आप उनको रीअपॉइंट कर सकते हो, बट नॉट अर्लियर देन 1 year बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। मतलब यहाँ पे आप अपॉइंट कर सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है, नो रीअपॉइंटमेंट shall be made earlier than 1 year before the expiry of his term. ठीक है, अब आती है बात डिस्क्वालिफिकेशंस की। तो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट, somebody who is below the age of 21 can't be appointed as MD, WTD और manager, आप नहीं अपॉइंट कर सकते हो। somebody who has attained the age of 70 can't be appointed। अच्छा ठीक है मैम, पर एक रिलैक्सेशन है। देखो 21 से कम है तो हाईली इमेच्योर्ड है, 70 से ज़्यादा है तो हेल्थ इश्यूज़, एज इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट 70 से अगर ज़्यादा है, द पर्सन इज़ फिट, द पर्सन हैज़ हाई एक्सपीरियंस, इज मच नीडेड, तो अगर लोग चाहें तो उनको अपॉइंट कर सकते हैं। वहाँ पे क्या चाहिए आपको? SR चाहिए। वहाँ पे क्या चाहिए? SR चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि SR तो नहीं मिला, अभी भी हमारे मेंबर्स चाह यही रहे हैं क्योंकि वोट्स इन फेवर आर मोर देन वोट्स अगेंस्ट, तो आप क्या कर सकते हो? CG का अप्रूवल लेके अपॉइंट कर सकते हो। सो पॉइंट नंबर 1, कोई अगर 21 से कम का है तो हम उसको किसी भी हाल में अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, नो रिलैक्सेशन। कोई अगर 70 अटेन कर चुका है या उससे ज़्यादा का है तो SR पास करके उसको अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर वोट्स इन फेवर आर मोर देन वोट्स अगेंस्ट, तो आप CG का अप्रूवल लेके उसको अपॉइंट कर सकते हो। गॉट इट? ओके। Next, if somebody is an undischarged insolvent, somebody has suspended payment to the creditors, मतलब creditors को पहले पैसे नहीं दिए, उनके साथ composition किया है, या फिर has been convicted by court and imprisonment कितना लगा है? more than 6 months का, तो इन सिचुएशन में आप परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाते हो फॉर लाइफ। तो ये 4 डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 196 में दिए हुए हैं। अगर हम इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज MD, WTD और मैनेजर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये बात समझ में आई? बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, अभी और डिस्क्वालिफिकेशन है, और वो कहाँ लिखे हुए हैं? वो लिखे हुए हैं पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 में। तो अगर सेक्शन 196 की कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, यू कांट बी अपॉइंटेड। अगर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 की कंडीशंस को फॉलो नहीं किया
तो यू कैन स्टिल बी अपॉइंटेड, बट यहाँ पे आपको सीजी का अप्रूवल लगेगा फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, नॉर्मल अपॉइंटमेंट होता कैसे है मैम, बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटमेंट होता है। तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, हमने अपॉइंट कर दिया। जो भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी वहां पे हम मेंबर्स का भी अप्रूवल ले लेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। ठीक है, एसआर अगर जरूरत हो तो, जैसा मैंने ऊपर बताया। अब हो सकता है हमारे मेंबर्स अप्रूव कर दें, हो सकता है हमारे मेंबर्स अप्रूव ना करें। अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो ठीक है, अच्छी बात है, चल रहा है। पर अगर अप्रूव नहीं किया तो, मान लो बोर्ड मीटिंग हुई थी और उसके 1 महीने बाद यहाँ पे जनरल मीटिंग हुई, तो 1 महीने तक भाई इन डायरेक्टर्स ने कुछ काम तो किया होगा ना, जिनको हमने अपॉइंट किया इन बोर्ड मीटिंग। क्या उनका किया हुआ काम सब बेकार? नहीं, वो अभी भी वैलिड माना जाएगा। ठीक है, नाउ so board resolution is passed, thereafter ordinary resolution is passed, and sometimes when you fail to comply with part 1 of schedule 5 की conditions, then CG approval is also needed। क्या है मैम ये conditions part 1 of schedule 5 की? पहली condition, अगर कभी भी जेल भेजा गया 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, कितने भी टाइम के लिए, अंडर दीज 19 स्पेसिफाइड स्टैट्यूट्स, या फिर फाइन लगा है मोर देन 1000 अंडर दीज। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर कोई भी ऐसा बंदा है और भाई तुमको हम अपॉइंट करना चाहते हैं एज एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर, तो बिना सीजी के अप्रूवल के तो ये काम नहीं होगा। तो यहां क्या लगेगा, सीजी का अप्रूवल लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे, सीजी का अप्रूवल लगेगा। अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, यूल ऑल्सो नीड सीजीज अप्रूवल। ठीक है, सबकी अपनी अपनी लिमिट दी हुई है। सीजी का अप्रूवल लेने के लिए हम MR2 फाइल करते हैं विद इन 90 डेज। ठीक है, अच्छा, यहां पे जब मैं बार बार बोल रही हूं BR प्लस OR, तो BR का मतलब सिर्फ BR है कि कभी UBR भी हो सकता है? पढ़ा है यार, ये तो रिविजन क्लास है ना, तो इतना तो पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक चीज और बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई सेक्शन 203 में हम बहुत सारी कंडीशंस पढ़ते हैं ना, KMP का सेक्शन है, और उसमें ये भी पढ़ते हैं कि एक बंदा KMP हो सकता है इन only one company except its subsidiary, not more than one company except its subsidiary। पर उसमें एक्सेप्शन है, आप डायरेक्टर बन सकते हो डायरेक्ट बाकी लोग बोर्ड की मर्जी से, प्लस आप 2 कंपनी में MD हो सकते हो। यू कैन बी MD इन मैक्सिमम 2 कंपनीज। अब मान लो XYZ लिमिटेड का कोई ऑलरेडी MD है जो ABC लिमिटेड का भी MD बनना चाहता है, तो इस ABC लिमिटेड में आपको क्या पास करना पड़ेगा, UBR, दैट इज यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, जिसमें सारे के सारे डायरेक्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको वोट करना होता है। स्पेसिफिक नोटिस दी, सारे डायरेक्टर्स जो प्रेजेंट उनको वोट करना है, एंड दे हैव टू वोट इन फेवर ओनली। ठीक है, तो उस सिचुएशन में UBR हो जाता है। ठीक है, तो UBR और BR प्लस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्लस CG's अप्रूवल इफ नीड बी। CG अप्रूवल कब लगेगा, जब आप इनमें से कोई भी कंडीशन को पूरी नहीं करोगे। पहली कंडीशन हमने पढ़ ली, दूसरी कंडीशन डिटेन किया गया है आपको अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। तीसरा इज इरेलीवेंट, हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 एंड नॉट अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स। क्योंकि 21 से कम हो तो आप अपॉइंट हो नहीं सकते, एंड समबडी हु हैज अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स कैन बी अपॉइंटेड इफ SR इज पास्ड। आपको उस केस में CG का अप्रूवल नहीं लगता है। तो यहाँ पे एक्ट जो कहती है हम वही मानते हैं। ठीक है, लास्ट है मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट का मतलब क्या है, पिछले 12 महीने में आप इंडिया में रहे हो। ठीक है, so accordingly we see how the person has to be appointed and what are the conditions which need to be fulfilled। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन 197 पे। सेक्शन 197, सेक्शन 197 क्या बताता है, रेम्यूनरेशन। किसको, रेम्यूनरेशन टू MP प्लस अदर डायरेक्टर्स, अदर डायरेक्टर्स। ठीक है,
आपकी सिचुएशन दो तरीके की होती है, या तो कंपनी में बहुत प्रॉफिट्स है या फिर कंपनी स्ट्रगल कर रही है, कंपनी में बहुत कम प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस की सिचुएशन है। यू वांट टू गिव अ सैलरी ऑफ 2 करोड़ और आपकी कंपनी में मात्र 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो है बट वो इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर सिचुएशन है एडिक्वेट प्रॉफिट्स की, बहुत है आराम से, तो भी ये नहीं है कि सारा प्रॉफिट रेम्यूनरेशन में बांट देना है, उसकी एक लिमिट दी गई है, लिमिट दी है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। इससे ज़्यादा अगर बांटना है तो मेंबर्स का अप्रूवल लेके बांट सकते हैं, ठीक है। 11% ऑफ नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये हम किसको दे रहे हैं, जो मैनेजर है प्लस होल टाइम डायरेक्टर है प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर है प्लस अदर डायरेक्टर्स हैं, सब की रेम्यूनरेशन मिला के 11% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है मैम। इसका एक बाइफर्केशन भी है। बाइफर्केशन क्या है, या तो कंपनी में एमपी होंगे या तो कंपनी में एमपी नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कंपनी सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी चल सकती है। सेक्शन 203 में हमने पढ़ा कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जैसे लिस्टेड एंड पब्लिक कंपनीज विद पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, जहां पे केएमपी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपकी कंपनी में एमडी डब्ल्यूटीडी को होना चाहिए। यहाँ पे कुछ बाकी कंपनीज में नहीं होती है ना। तो आपकी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, मतलब देयर इज नो एमपी, there may be MP. If there is no MP, maximum you can pay 3% of net profits as managerial remuneration. ठीक है मैम। If there is MP, maximum you can pay 1% of net profit as managerial remuneration to the non-executive directors. ठीक है। अब अगर मैनेजेरियल पर्सनल है तो या तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा, मतलब सिर्फ एक होल टाइम डायरेक्टर और बाकी सब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, तो उस एक होल टाइम डायरेक्टर को मैक्सिमम आप 5% दे सकते हो। अगर एक से ज्यादा है तो यू कैन पे मैक्सिमम 10% टू ऑल ऑफ देम कलेक्टिवली। अगर इससे भी ज्यादा देना है तो एसआर लगता है, ना सिर्फ एसआर लगता है, पर आपने अगर डिफॉल्ट की हुई है बैंक और पीएफआई को पेमेंट के लिए तो उनका अप्रूवल भी लगता है, ठीक है। सो मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी और मैनेजर, अगर आप एक ही हो तो 5%, एक से ज़्यादा हो तो 10%, अगर आप नहीं हो तो 1%, 3% इन लोगों को मिलेगा, अगर आप हो तो 1% इन लोगों को मिलेगा, ठीक है। इफ देयर आर लॉसेज और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स तो क्या होगा, द रेम्यूनरेशन इज गोइंग टू बी पेड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 5 पार्ट 2, ठीक है, जो पढ़ना नहीं है। अब और भी पॉइंट्स ऑफ रेम्यूनरेशन है, और पॉइंट्स ऑफ रेम्यूनरेशन क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिटिंग फीस की। सिटिंग फीस क्या है, सिटिंग फीस इज ओवर एंड अबव दिस रेम्यूनरेशन, मतलब जो 11% की लिमिट लगी है ना, ये तो हमने दे दिया रेम्यूनरेशन, प्लस हम सिटिंग फीस दे सकते हैं। सिटिंग फीस का मतलब क्या होता है, इट इज पेड टू एनी डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग मीटिंग इवन इन केसेस ऑफ लॉसेस। मैक्सिमम 1 लाख होती है, पर एक बात का जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि यार 1 लाख हमने, या हम अपने बाकी डायरेक्टर्स को दे रहे हैं 50-50 हज़ार, पर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आया हम उसको दे रहे हैं सिर्फ 20,000। भाई ये तो आया है, अपना देगा, ओपिनियन चला जाएगा, हम लोग ऐसे डिसाइड कर लेते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन और ये बायस नहीं चलेगी। आप वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिटिंग फीस विच इज पेड टू अदर डायरेक्टर्स उससे कम नहीं दे सकते, उससे कम नहीं दे सकते, ठीक है, ठीक है मैम। मैम रेम्यूनरेशन देते कैसे हैं, भाई मंथली दे दो या तो प्रॉफिट के परसेंटेज से दे दो या इनके कॉम्बिनेशन से दे दो, कोई दिक्कत तो नहीं है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हम ऐसे रेम्यूनरेशन देते हैं तो कई बार ऐसा होता है दैट एक्सेस रेम्यूनरेशन पे हो गई। अब कंपनी ने प्रोजेक्ट किया था कि भाई साल में कम से कम 50 लाख का तो प्रॉफिट हो गई, और उस हिसाब से उन्होंने, या 1 करोड़ का तो प्रॉफिट होगा ही होगा, और उस हिसाब से उन्होंने 11 लाख की रेम्यूनरेशन बांटने की सोची थी। रेम्यूनरेशन बढ़ गई या रेम्यूनरेशन 11 लाख ही बटी, बट प्रॉफिट हो गया सिर्फ और सिर्फ 20 लाख का। अब 20 लाख में 11 लाख रुपए आपने रेम्यूनरेशन बांट दिए, विच इज लाइक 50%। इज इट इवन अलाउड? नो, इट्स नॉट अलाउड। तो अब ये क्या किया जाए, जो एक्सेस रेम्यूनरेशन हम बांट चुके हैं, क्योंकि हम तो मंथली पेमेंट कर रहे थे, बांट चुके हैं, इसको रिकवर करेंगे कब, within 2 years or lesser period as may be allowed। बट कई बार ऐसा होता है गिवन द सिचुएशन, भाई ये डायरेक्टर इतना अच्छा था, इसको हम इस तरीके से लाए थे, अब इससे हम वापस पैसे तो नहीं ले सकते, तो आप वेवर भी कर सकते हो। वेवर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, ठीक है। सो द रेम्यूनरेशन, रिकवरी ऑफ रेम्यूनरेशन कैन बी वेव्ड ऑफ, ठीक है। पर अगेन अगर यहाँ पे डिफॉल्ट किया हुआ है तो अप्रूवल लगेगा बैंक या पीएफआई का भी, ठीक है। एसआर पास करते हैं हम विद इन
2 years. ठीक है, ओके. नाउ कई बार द डायरेक्टर रेंडर्स अदर सर्विसेज ऑल्सो. अदर सर्विसेज ऑल्सो मतलब मैं अगर एक कंपनी में डायरेक्टर हूँ, हो सकता है किसी का कंप्यूटर ब्रेक डाउन हो गया, मैंने हेल्प कर दी और उसको ठीक कर दिया, तो क्या मैं उसके लिए अलग पैसे चार्ज करूँगी? मतलब 11% ऑफ रेम्यूनरेशन मुझे मिल रहा है, ये तो लिमिट में हो गया, प्लस मैंने कहा कि 1 लाख रुपए मुझे और दो. नहीं, द रेम्यूनरेशन इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड फॉर अदर सर्विसेज ऑल्सो. ठीक है, सर्टेन केस इट इज़ नॉट इंक्लूडेड. जैसे मैं एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर हूँ एंड आई एम ऑल्सो मे बी अ हार्ट सर्जन, राइट. सो इफ़ आई एम ऑल्सो अ हार्ट सर्जन, मैं एक सर्जरी परफॉर्म करती हूँ, तो आपको नहीं लगता कि उसके लिए मुझे अलग से पैसे मिलने चाहिए? अनडाउटेडली मिलने चाहिए. Why? Because the services are of professional nature and in the opinion of board or NRC, they feel that I have the requisite qualification to practice this profession. ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो रेम्यूनरेशन मुझे मिल रही है फॉर दिस पर्टिकुलर सर्विस इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन दैट रेम्यूनरेशन लिमिट. ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल चलाने के लिए भैया आप किसी ना किसी तो डॉक्टर को हायर करोगे ही करोगे ना, तो काम कराओगे ही कराओगे. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, इसके अलावा आता है एक डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर कैसा डिस्क्लोजर? डिस्क्लोजर सेक्शन 197(12) का. डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 197(12). क्या है ये? फॉर लिस्टेड कंपनीज. लिस्टेड कंपनीज आपको क्या करना है? कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करनी है. फॉर लिस्टेड कंपनीज इन देयर बोर्ड्स रिपोर्ट, इन देयर बोर्ड्स रिपोर्ट. ठीक है, तो आपको अपने बोर्ड्स रिपोर्ट में कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करनी होगी. क्या डिस्क्लोज करनी होगी? ऑफ कोर्स हम रेम्यूनरेशन से जुड़ी हुई चीज़ें बात कर रहे हैं. ठीक है, सबसे पहला आता है रेशियो. रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर to median remuneration of employees. Median remuneration of employees. इसका मतलब क्या है यार? अगर कंपनी में 10 एम्प्लॉयज़ हैं तो मीडियन रेम्यूनरेशन क्या है? आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो कि किसको कितनी रेम्यूनरेशन मिलती है, जो बीच वाला है वो मीडियन रेम्यूनरेशन मान लो. हर एक डायरेक्टर को लेट्स से मुझे मिल रही है 20 लाख, उनको मिल रही है, वो मीडियन रेम्यूनरेशन है 10 लाख. दैट इज़ 2:1 का रेशियो है. ठीक है, okay. Then comes percentage increase in remuneration. Percent increase in remuneration. Percent increase in remuneration to each director, CFO, CEO. मैं यहाँ पे KMP लिख दे रही हूँ, KMP प्लस ऑल डायरेक्टर्स. ठीक है, ओके. नाउ परसेंटेज इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज और टू मीडियन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है, आपकी कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉयज कितने हैं? परमानेंट एम्प्लॉयज़ कितने हैं? आपकी कंपनी में एवरेज परसेंटाइल इंक्रीज कितना हुआ है? सैलरीज मतलब एवरेज परसेंटाइल इंक्रीज कितना हुआ है सैलरीज में विच आर पेड टू द एम्प्लॉयज़, एंड एवरेज परसेंटाइल इंक्रीज कितना हुआ है इन द सैलरीज विच आर पेड टू मैनेजेरियल पीपल. और अगर कोई एक्सेप्शनल डिफरेंस है तो क्यों है? ठीक है, सो दैट आई एम नॉट राइटिंग. एंड affirmation that remuneration is according to remuneration policy. ठीक है, बस इतना नहीं, अभी और भी है. इसके बाद क्या होता है? आपकी जो कंपनी में आपके हाईएस्ट पेइंग एम्प्लॉयज है, मतलब टॉप 10 एम्प्लॉयज इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन ड्रॉन. टॉप
10 employee in terms of remuneration प्लस अदर डिटेल्स. मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? प्लस अदर डिटेल्स. ठीक है. अब ये क्या है भाई? कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो साल भर में 1 करोड़ 2 लाख या उससे ज़्यादा सैलरी ड्रॉ कर रहा है. कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो पूरे साल के लिए तो शायद था भी नहीं, बट 8.5 लाख रुपए पर मंथ या उससे ज़्यादा सैलरी ड्रॉ कर रहा है. या कोई ऐसा एम्प्लॉय जो MD WTD इनकी सैलरी से ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है. ठीक है, तो इनके सारे डिटेल्स आते हैं, कितनी रेम्यूनरेशन है, क्या नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्या इनकी एज है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं. आफ्टर दैट द इंश्योरेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन, दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड. अब आता है सेक्शन 198. सेक्शन 198 क्या है? जैसा मैंने पहले भी बताया कि सेक्शन 198 का मतलब है नेट प्रॉफिट्स. ठीक है, कैसे नेट प्रॉफिट्स? भाई ये सेक्शन यूज होता है एट 2 प्लेसेस. 2 प्लेसेस मतलब जब हम CSR के बारे में पढ़ते हैं तो भी हमें सेक्शन 198 लगता है और यहाँ पे भी हमें सेक्शन 198 लगता है. ठीक है, ये हमें बताता है कि ये नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करने के बाद यूज दिस प्रॉफिट टू डिटरमाइन द रेम्यूनरेशन या टू डिटरमाइन कि कितना CSR ऑब्लिगेशन लग रहा है. ये क्या है? वॉट आर द क्रेडिट्स अलाउड? जैसे अगर आपके प्रॉफिट्स में सब्सिडीज जो गवर्नमेंट ने दी हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड, दे शुड बी इंक्लूडेड. अगर आपके प्रॉफिट्स में देर इज प्रीमियम ऑन शेयर्स, देर इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स, देर आर सम प्रॉफिट्स ऑफ कैपिटल नेचर विच आर इंक्लूडेड. मे बी आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिक्स्ड एसेट सेल की है. अब देखो मैं यहाँ पे छोटा सा बताती हूँ बिकॉज आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दिस. बेसिक, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि 10 करोड़ की है या मैंने खरीदी है 1 करोड़ की. उसको मैंने सेल कर दिया 1 करोड़ 50 लाख में. मतलब खरीदा 1 करोड़ में और सेल किया 1 करोड़ 50 लाख में. तो ये 50 लाख जो है कैपिटल प्रॉफिट एंड दिस शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर P&L व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 198. समझ में आई बात? ठीक है मैम. पर अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, उसकी रिटन डाउन वैल्यू हो गई थी 50 लाख रुपए, मैंने उसको बेचा 60 लाख में, तो भी हम प्रॉफिट ही दिखाएंगे. 60 लाख माइनस 50 लाख 10 लाख का प्रॉफिट है, क्योंकि हमने 50 लाख का तो नोशनल लॉस दिखाई दिया ना डिप्रिसिएशन लगा लगा के, तो 10 लाख का प्रॉफिट है. वो प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो. कैपिटल प्रॉफिट मतलब वो पैसा विच इज सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट, वो आपका अलाउड नहीं होता है. ठीक है, देन वॉट एवर इज द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं. देर आर नॉर्मल डिडक्शंस विच आर अलाउड. आपके यूजुअल वर्किंग चार्जेस, बोनस, आपके एबनॉर्मल टैक्सेस, आपके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेजेस, अनसिक्योर्ड लोन्स के इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स. ठीक है, इंश्योरेंस वाला सम, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, ये सब अलाउड है. वॉट इज नॉट अलाउड? टैक्स, लॉस ऑफ कैपिटल नेचर, रिवैल्यूएशन लॉस, ये सब अलाउड नहीं रहता है. ठीक है, ओके. नाउ कंपनी टू फिक्स लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन. 2 केसेस अगेन होते हैं. केस नंबर 1, कंपनी के पास भर भर के बहुत सारे प्रॉफिट्स है, कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है. जब कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स होते हैं या लॉसेस होते हैं, ऐसी सिचुएशन में व्हेन कंपनी और द गवर्नमेंट इज अप्रूविंग और फिक्सिंग रेम्यूनरेशन ऑफ दीज पीपल, दे हैव टू कीप इन माइंड सर्टेन फैक्टर्स और सर्टेन पैरामीटर्स. व्हाट आर दोज फैक्टर्स और पैरामीटर्स? सबसे पहला, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. ठीक है, क्या ये बंदा कुछ और भी रेम्यूनरेशन ड्रॉ कर रहा है? क्या इसको कोई और रेम्यूनरेशन कहीं और कंपनी से मिल रही है? इसका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है? कंपनी के पिछले 3 साल की फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस क्या है? रिलेशन क्या है रेम्यूनरेशन और परफॉर्मेंस में? क्या अगर हम पैसे बढ़ाते हैं तो लोग काम भी बढ़ाते हैं? ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी और ये सारी चीज़ें. क्या हमारी रेम्यूनरेशन पॉलिसी डिफर कर रही है फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ एम्प्लॉयज़? इस डायरेक्टर के पास सिक्योरिटीज़ कितनी हैं? तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के वी फिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ दीज पीपल इन केस द कंपनी हैज़ लॉसेस और इज द केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स. ठीक है, ओके मैम. नेक्स्ट इज सेक्शन 202, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस. किसको मिल रहा है और क्यों मिल रहा है?
कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, किसी बंदे को हमने सपने दिखाए और कहा तुम अगले 5 साल के लिए अपॉइंट हो गए, वो सॉर्टेड था, उसने 5 साल के आगे के प्लान्स बनाने शुरू कर दिए। अभी उसको पता है कि 5 साल के लिए उसकी ज़िंदगी सिक्योर्ड है। 2 साल बाद अचानक से हमें इससे बेटर कोई बंदा मिल गया और हमने इसको बेरहमी से धक्के मार के निकाल दिया। इज इट अनफेयर रिमूवल? यस। शुड ही बी कॉम्पनसेटेड? यस। तो कॉम्पनसेशन मिलेगा। किसको मिलेगा? ओनली एंड ओनली दीज 3 पीपल। इसके अलावा आप किसी और को बेरहमी से निकाल रहे हो तो भी उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। सो कंपनी आप इस सिचुएशन में कॉम्पनसेशन दे सकते हो, पर मैक्सिमम कितना दे सकते हो? कोई एक बंदा है जो 5 साल के लिए आया था, वो आधे साल बाद ही हमने उसको निकाल दिया, तो हम कॉम्पनसेशन उसको रिमेनिंग टेन्योर का नहीं देंगे बल्कि 3 साल का ही देंगे। ठीक है। एक बंदा था जिसको हमने 5 साल के लिए अपॉइंट किया था और 3 साल उसने काम किया, फिर हमने उसे निकाल दिया। हम यहाँ पे उसको कॉम्पनसेशन 3 साल का नहीं, उसके रिमेनिंग टेन्योर का देंगे, विच इज़ 2 years। सो रिमेनिंग टेन्योर और 3 years विच एवर इज लोअर का कॉम्पनसेशन देते हैं। कॉम्पनसेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? पिछले 3 साल की जो रेम्यूनरेशन रहती है, शॉर्टर पीरियड की जो रेम्यूनरेशन रहती है, उसके एवरेज के हिसाब से। कुछ केसेस में कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। भाई डायरेक्टर खुद ही छोड़ के चला गया है, तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गया और उसको वेकेट करना पड़ा अंडर सेक्शन 167, तो उसको क्यों मिलेगा? डायरेक्टर ने कोई फ्रॉड किया, नेग्लिजेंस, मिसकंडक्ट, नहीं मिलेगा। डायरेक्टर आपके नेग्लिजेंस की वजह से आज कंपनी बंद हो रही है, वाइंडिंग अप में चली गई है, नहीं मिलेगा। डायरेक्टर आपको हटाया जरूर गया है, पर क्योंकि कंपनी मर्ज हो रही है और आपको नई कंपनी में सीट दी गई है ना, नई कंपनी में क्या आप डायरेक्टर बन रहे हो, तो लॉस ऑफ ऑफिस कहाँ है टेक्निकली? ठीक है। या फिर डायरेक्टर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज टर्मिनेशन, तो इन सिचुएशंस में ही इज नॉट गोइंग टू गेट कॉम्पनसेशन। ठीक है। ओके, देन कम्स योर लास्ट सेक्शन। Last section is what? Section 203, अपॉइंटमेंट ऑफ KMP। KMP क्या होते हैं ये आप सबको पता है। ठीक है। हर कंपनी में KMP मैंडेटरी नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो कुछ कंपनीज विदाउट KMP भी फंक्शन कर सकती हैं। अगर यू आर अ लिस्टेड कंपनी और यू आर अ पब्लिक कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 10 crores और मोर, देन इट इज मैंडेटरी कि आपकी कंपनी में या तो MD, या तो WTD, या तो मैनेजर, या तो CEO एंड CFO एंड CS, मतलब एक ऑपरेशंस के लिए, एक फाइनेंसेस के लिए, कंप्लायंसेस के लिए 3 होने ही होने चाहिए। ठीक है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हो, बट यू आर अ प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल 10 crores और मोर, देन यू मस्ट हैव अ CS। यू मस्ट हैव अ CS। कैसे इसको अपॉइंट करते हैं? रेजोल्यूशन पास करके एट बोर्ड मीटिंग। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बातें जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट अगर आप MD हो ऑलरेडी एक कंपनी को दूसरी कंपनी के बनना चाहते हो तो UBR पास करना होता है। एक बंदा मैक्सिमम 1 ही कंपनी में एक MP हो सकता है, एक्सेप्ट इन इट्स सब्सिडियरी, और वो डायरेक्टर बन सकता है बाकी कंपनीज में विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड। ठीक है। मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड ऑल। ठीक है। इसके अलावा एक पर्सन चेयरमैन एंड MD या CEO नहीं हो सकता है। हो सकता है अगर उसके आर्टिकल्स हों प्रोवाइड करें, या वो मल्टीपल बिजनेस नहीं कर रही है। अगर वो मल्टीपल बिजनेस कर भी रही है तो सेपरेट बिजनेस के लिए उसने सेपरेट CEO को अपॉइंट किया हुआ है। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द रिविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक यू।